अस्सलामुअलैकुम सामाईन, हमारे चैनल उर्दू अदब को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कर हमारी हौसला अफजाई कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की इत्तला आप तक बरवक्त मौसूल हो। शुक्रिया। और अब समाअत फरमाइए। मस्कन। आबिर के एक दोस्त वकार हुसैन की बड़ी बहन की शादी थी। शादी लॉन में आबिर वकार के साथ ही था। खाने की निगरानी उन दोनों की जिम्मेदारी थी। वो लॉन में इधर से उधर घूमते फिर रहे थे। आबिर नेवी ब्लू सूट में इंतहाई पुरकशिश लग रहा था। वो अच्छे कदोकाट, सुर्ख और सफेद रंगत, हल्की सब्ज आंखों वाला बिलाशुबा खूबरू लड़का था। उसकी मुस्कुराहट में बहुत जान थी। वो हुजूम में अलग ही नजर आता था। एक फैमिली आबिर को बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी, बल्कि यूं कहना चाहिए नजरें जमाए हुए थी। जहां ये फैमिली बैठी थी वहां से आबिर साफ आता जाता नजर आ रहा था। आबिर को ताड़ने वाली ये फैमिली 9 अफराद पर मुश्तमिल थी और उस मेज पर उनके अलावा कोई और न था, जबकि एक कुर्सी खाली पड़ी थी। स्याह रंग के चेचक रो शख्स ने अपनी गोरी चिट्टी फरबा बदन बीवी से मुखातिब होकर कहा, चांदनी, क्या मैं जो देख रहा हूँ तुम भी वही देख रही हो? हाँ, मैं भी वही देख रही हूँ। चांदनी ने तिरछी नजरों से अपने शौहर डॉक्टर नौशाद को देखा। अम्मा अब्बा की गुफ्तगू सुनकर दाएं बाएं बैठी लड़कियों में हलचल सी हुई। वो 7 लड़कियां थी। उन 7 लड़कियों में दरमियान में बैठी लड़की हुस्न की देवी थी, जबकि उसके इर्द गिर्द बैठी बहनें उस देवी की पुजारन लग रही थी। उन 7 में जो सबसे बड़ी थी, उसने अपने बराबर बैठी छोटी बहन के कान में सूर फूंका और वो बात जो उनके अब्बा अम्मा में शुरू हुई थी उन लड़कियों के दरमियान मुकम्मल हो चुकी थी। अब्बू, क्या मैं उठूं? बड़ी बेटी शाइस्ता ने पूछा। आ जाओ, साथ मलका को ले जाओ, डॉक्टर नौशाद ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कुराहट इंतहाई मकरवो थी। उसका तो पूरा वजूद ही मकरवो था। पता नहीं वो कैसे डॉक्टर बन गया था। मुझे तो ये वकार का कोई दोस्त दिखाई देता है। फिर भी पूछ लेना और देखो, बहुत ज्यादा ओवर मत होना, तहजीब तमीज के दायरे में रहना, चांदनी ने हिदायत की। इस वक्त शादी लॉन मेहमानों से भर चुका था। निकाह हुए आधा घंटा गुजर गया था। खाना खोलने की तैयारी चल रही थी। आबिर दूल्हा वालों की खुसूसी मेज का जायजा लेकर पलट रहा था कि किसी ने आवाज दी। सुनिए। आवाज नस्वानी और मुतरन्नम थी। आबिर जानता था कि यहाँ उसे कोई सरेराह आवाज देने वाला नहीं, फिर भी एहतियातन उसने पीछे मुड़कर देख लिया। 2 लड़कियां तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। आबिर ने एक नजर दोनों पर डाली। एक लड़की कम उम्र और दिलरुबा थी, जबकि दूसरी उससे 5 या 6 साल बड़ी थी, लेकिन बुरी न थी। अलबत्ता वो दोनों लड़कियां उसके लिए अजनबी थी। आबिर को यकीन था कि वो किसी गलतफहमी का शिकार होकर उससे मुखातिब हुई हैं। आबिर को ये पता नहीं था कि वो किसी गलतफहमी का शिकार नहीं हुई, बल्कि शिकार करने निकली हैं। सुनिए, आप बाराती हैं या घराती? शाइस्ता ने करीब आकर पूछा। मैं समझा नहीं, आबिर बोला। हमारा मतलब है आप दूल्हे की तरफ से हैं या लड़की वाले हैं? मैं लड़की वालों की तरफ से हूँ। मेरे दोस्त वकार की बहन की शादी है। आबिर ने शाइस्ता के साथ खड़ी लड़की पर नजरें जमा कर कहा। फरमाइए, क्या मसला है? मलका ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर उसे खास अंदाज से देखा और हल्का सा मुस्कुराई और फिर अपनी आंखें फेर ली। देखिए, यहाँ आसपास कोई डॉक्टर मिल जाएगा? शाइस्ता पुरतशवीश लहजे में बोली। खैरियत? आबिर ने परेशान होकर कहा। हमारे वालिद की अचानक तबीयत खराब हो गई है। शाइस्ता के लहजे में घबराहट डर आई। वो दिल के मरीज हैं। कहाँ है आपके वालिद? आबिर ने पूछा। वो सामने उधर। शाइस्ता ने चेहरे पर घबराहट मगर अंदर मुस्कुराहट बिखेरते हुए जवाब दिया और वो दोनों तेजी से आगे बढ़ी। 2-4 मेज़ें छोड़कर डॉक्टर नौशाद की फैमिली बरजमान थी। आबिर उस मेज के नजदीक पहुंचा तो उसने लड़कियों के वालिद को पूरे इत्मीनान से सिगरेट पीते हुए पाया। वो बड़ा हैरान हुआ। डॉक्टर नौशाद अपनी बेटियों को देखते ही उठ खड़ा हो गया और तेजी से बोला, तुम लोग कहाँ चली गई थी बगैर बताए? अब्बू, आपने दिल पर हाथ रखा तो हमें फौरन तशवीश हो गई कि कहीं दिल में तकलीफ न शुरू हो गई हो। हम इनको लेकर आए हैं ताकि आपको अस्पताल ले जाया जा सके। अब्बू, आप नहीं जानते कि आप हमारे लिए किस कदर कीमती हैं। शाइस्ता ने फौरन अपनी आंखों में आंसू भर लिए। अरे मेरी बच्ची, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर नौशाद ने शाइस्ता को अपने नजदीक कर लिया। तुमने खामखा इनको परेशान किया। वो एक हल्का सा दर्द उठा था, जुबान के नीचे गोली रख ली, बस ठीक हो गया। अब अपनी ही बातों में लगे रहोगे या इस शरीफ लड़के का भी शुक्रिया अदा करोगे कि ये हमारी मदद को दौड़ आए हैं? बेटा, आपका क्या नाम है? इस बार चांदनी ने कमान अपने हाथ में ले ली। जी, मेरा नाम आबिर है। आबिर ने मलका की तरफ देखते हुए कहा। उससे नजरें हटाना आसान नहीं था। बड़ा प्यारा नाम है। चांदनी ने तारीफ करने में जरा भी देर ना लगाई और फिर डॉक्टर नौशाद की तरफ देखा। डॉक्टर नौशाद पहले ही एक्शन में आ चुका था।
उसने आगे बढ़कर आबिर से पुरजोश अंदाज में हाथ मिलाया और कंधे पर हाथ रखकर बड़े प्यार भरे अंदाज में बोला, बेटा माफ करना, इन बेवकूफ लड़कियों ने आपको परेशान कर दिया, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ। फिर कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोला, 2 मिनट हमारे पास बैठें। आबिर ने खाली कुर्सी की तरफ देखा। उस कुर्सी के बराबर मलका बैठी हुई थी। उसने फौरन कुर्सी संभाल ली। कुर्बत का इससे बेहतर मौका मिलना फिलहाल मुमकिन न था। इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं, मैं कौन सा कोकाफ से आया हूँ, आबिर ने हंसते हुए कहा। कोकाफ से आप बेशक न आए हो, लेकिन लगते परिजात हैं। शाइस्ता से छोटी बहन फाखरा ने फुलझड़ी छोड़ी, जिस पर सबने कहकह लगाकर खुशी का इजहार किया। मेरा नाम डॉक्टर नौशाद है। डॉक्टर नौशाद ने अपना तारुफ कराया। उस तारुफ पर आबिर हैरान रह गया। ये खुद डॉक्टर है तो फिर लड़कियां क्यों डॉक्टर की तलाश में निकली थीं? इस मसले पर उसने ज्यादा गौर करने की कोशिश न की। वो इस वक्त बहुत खुश था कि एक परी के बराबर बैठा था और उसके घर के लोग उसकी पजीराई में लगे थे। लड़कियों, चलो भाई को अपने अपने नाम बताओ, चांदनी मुस्कुराते हुए बोली। लड़कियों ने मुस्कुरा कर अपने नाम बताने शुरू किए। जब सातों लड़कियों ने अपने नाम बता दिए तो चांदनी बोली, मैं चांदनी हूँ, इन लड़कियों की माँ। आबिर को चांदनी से दिलचस्पी थी ना शाइस्ता, फाखरा, माजिदा से। उसे सिर्फ अपने बराबर बैठी लड़की से दिलचस्पी थी। यही वजह थी कि उसने किसी का नाम गौर से सुना ही न था। अगर सुना था तो सिर्फ मलका का नाम। वो वाकई किसी मलका से कम न थी। फिर आबिर को याद न रहा, वो ये भी भूल गया कि अपने दोस्त वकार की बहन की शादी में आया था। उसे खाने की निगरानी करनी थी। बस याद रहा तो इतना कि उसके पहलू में एक हसीन तरीन लड़की बरजुमान है और हर तरफ से आबिर भाई और बेटा आबिर की आवाजें आ रही हैं। मलका सबसे कम बोल रही थी। शुक्र है उसने आबिर भाई कहकर मुखातिब ना किया था, बस वो हंसती मुस्कुराती रही थी। शाइस्ता सबसे ज्यादा बोल रही थी। उसने बातों बातों में आबिर का नंबर ले लिया था। नंबर पंच करके आबिर के मोबाइल पर मिस कॉल दी थी कि शाइस्ता का नंबर उसके मोबाइल पर आ जाए और वो उसका नंबर सेव कर ले। बल्कि इस मिस कॉल का असल मकसद आबिर के दिए हुए नंबर की तस्दीक करना था। अचानक खाने से ढक्कन उठाए जाने की खटाखट आवाजें आईं, तो आबिर को होश आया कि वो कहाँ आया था और कहाँ बैठा था। वकार उसे ढूंढ रहा होगा। वो हड़बड़ा कर उठा। बेटा कहाँ चले? तुम हमें पसंद आए हो, हमारे साथ खाना खाओ, चांदनी ने मोहब्बत से कहा। हाँ और क्या, शाइस्ता ने तायीद की। अम्मी ठीक कह रही हैं। मलका ने कुछ इस अंदाज में सरगोशी की कि उसे लगा जैसे ये अल्फाज उसके पांव की बेड़ियां बन गई हों। डॉक्टर नौशाद और कई लड़कियां खाना लेने जा चुकी थीं। जी अच्छा, उसने चांदनी की तरफ देखकर कहा, लेकिन इतनी आहिस्ता कि सिर्फ मलका ही सुन सकी। इसके बाद उसने बुलंद आवाज में ऐलान किया, मैं खाना लेकर आता हूँ। आबिर के अचानक गायब हो जाने पर वकार परेशान जरूर था, लेकिन जल्द ही वो उसे एक फैमिली के पास बैठा नजर आ गया था। अपनी मसरूफियात की वजह से वो इसमें इस तक नहीं गया था। उसने गुमान किया था कि शायद आबिर को उसकी जान पहचान की कोई फैमिली मिल गई है। बच्चा ऐश कर रहा है तो करने दो। खाने से फारिग होने के बाद जब सब उठने लगे तो मलका ने धीरे से कहा, क्या आप हमारे घर आना पसंद करेंगे? ये तो बिल्ली के भागों छीका टूटने वाली बात थी। वो परेशान था कि आइंदा मलका से कहां और किस तरह मिल सकूंगा। उसकी इस दावत तरो बाग बाग हो उठा। डॉक्टर नौशाद की फैमिली खासी बेतकल्लुफ वाकई हुई थी। 1-1.5 घंटे में वो लोग इस तरह करीब आ गए थे कि उसे लगता था जैसे वो उन्हीं बरसों से जानता हो। मलका की बात सुनकर उसे बेहद अच्छा लगा, लेकिन वो चाहता था कि ये दावत कोई बड़ा दे। हमें कोई क्यों बुलाएगा? आबिर ने इतने जोर से कहा कि बात चांदनी के कानों तक पहुंच गई। हम बुलाएंगे और तुम्हें आना होगा। क्यों नौशाद? चांदनी ने काले चांद को भी साथ लपेट लिया। इनका आना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। डॉक्टर नौशाद ने फौरन तायीद की मोहर जब्त कर दी। आबिर जब उन लोगों को छोड़ने के लिए लॉन के बाहर जा रहा था तो रास्ते में वकार मिल गया। हो यार, तुम किधर गायब हो? वकार ने पूछा। आबिर ने इंतजार किया कि वकार डॉक्टर नौशाद एंड फैमिली से हेलो हाई करेगा, लेकिन जब उसने शनासाई का कोई तासुर ना दिया तो आबिर ने वकार का तारुफ कराया। अंकल, ये वकार है, मेरे दोस्त। डॉक्टर नौशाद को ये बात समझने में देर न लगी कि वकार कौन है, लिहाजा वो उससे बड़े तपाक से मिला और बोला, आप वकास साहब के बेटे हैं? जी, वकार ने मौदबाना अंदाज में कहा। और आप अंकल? मैं डॉक्टर नौशाद हूँ, आपके पापा का दोस्त, डॉक्टर नौशाद ने कहा। आबिर जब उन्हें छोड़कर वापस आया तो उसने वकार से पूछा, क्या तुम डॉक्टर नौशाद से कभी नहीं मिले? यार, मुझे नहीं मालूम कि ये कौन शख्स है। हो सकता है पापा का जानने वाला हो। ये तो अपने पूरे घर को लेकर आया हुआ था। वकार ने हंसते हुए पूछा, तुम इन लोगों को कैसे जानते हो? तब आबिर ने उसे तफसील से बताया कि वो कैसे उन्हें जानता है। अच्छा, तेरे तो फिर मजे आ गए, वकार ने हंसते हुए कहा। मैं पापा से पूछूंगा इस फैमिली के बारे में। और जब वकार ने डॉक्टर नौशाद के बारे में अपने पापा से इस्तफसार किया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हाँ वो मेरे वाकिफकार हैं।
आबिर को इस बात से दिलचस्पी न थी कि उन लोगों को वकार या उसके पापा जानते हैं या नहीं। इस खानदान से उसकी अपनी वाकफियत हो गई थी, ये इसके लिए काफी था। शाइस्ता ने अगले दिन ही उससे फोन पर राब्ता कर लिया। उससे छोटी बहन फाखरा के मैसेज आने लगे थे। ये ज्यादातर लतीफे ही की सूरत में होते। आबिर को उन दोनों से दिलचस्पी न थी। वो जिससे बात करना चाहता था उसे उन लोगों ने दूर रखा हुआ था। वो मलका से बात करने की बात करता तो वो खुशी खुशी उससे बात करा देते, लेकिन आबिर को महसूस होता जैसे मलका बात करते हुए हिचकिचा रही हो। उसकी हिचकिचाहट देखकर उसने मलका से मोबाइल नंबर मांगा तो उसने कहा, मेरे पास मोबाइल नहीं। ये इसरार आबिर की समझ में ना आया। इतनी बेतकल्लुफ और मॉडर्न फैमिली होने के बावजूद गुरेज, क्या वाकई मलका के पास मोबाइल न था या उसकी बहनें नहीं चाहती थी कि वो इससे बात करे? लेकिन क्यों? मलका उसके दिल में समा गई थी, आंखों में बस गई थी, उसके वजूद पर घटा बनकर छा गई थी। उसे अब एहसास हुआ था कि मोहब्बत भी कोई चीज है, लेकिन मोहब्बत चीज क्या है ये वो नहीं जानता था। मलका से एक मुलाकात ने उसकी काया पलट दी थी। वो खिलंडरा लड़का था, लाउबाली था, लेकिन अब उस पर संजीदगी तारी होती जा रही थी। मोहब्बत के बारे में हर शख्स का अपना तजुर्बा होता है। मोहब्बत सदियों से राइज किसी सिक्के की तरह है, लेकिन मोहब्बत में खोटा सिक्का नहीं चलता। कुछ कहते हैं मोहब्बत हो जाती है, कुछ कहते हैं मोहब्बत की जाती है। मोहब्बत हो जाए तो इश्क बन जाती है, मोहब्बत की जाए तो बिजनेस हो जाती है, जिसमें नफा नुकसान देखा जाता है। जबकि हो जाने वाली मोहब्बत नफा नुकसान से मुबर्रा होती है। जब कभी हम किसी नए शख्स से मिलते हैं तो वो एकदम अच्छा लगता है या बुरा, फिर इस एहसास को गहरा सामने वाले की खूबियां करती हैं। रूह की हमांगी के बाद ज़हनी हमांगी शुरू होती है और एक दूसरे के लिए दिलों पर तड़प बढ़ती जाती है। मोहब्बत के मामले में मर्द के मुकाबले में औरत अफजल होती है। अफजल यूं कि उसकी मोहब्बत में गहराई होती है। मर्द मोहब्बत के मामले में पहले जिस्म होता है, फिर रूह, जबकि औरत मोहब्बत के मामले में पहले रूह होती है, फिर जिस्म। औरत की मोहब्बत में जिन्स कहीं बहुत पीछे होती है, जबकि मर्द की मोहब्बत में जिन्स सामने होती है और रूह कहीं बहुत पीछे। यही वजह है कि औरत जब किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार होती है तो उसे भूलती नहीं, चाहे वो उसे हासिल हो या नहीं। मर्द अपनी मोहब्बत को भूलने में ज्यादा देर नहीं लगाता, चाहे वो हासिल ही क्यों ना हो जाए। कहते हैं कि औरत को समझना मुश्किल होता है, शायद इसलिए कि वो बहुत अंदर होती है। मर्द को समझना इसलिए आसान होता है कि वो बाहर होता है। औरत मुस्कुराने के बावजूद अंदर से रो रही होती है और कभी पलकों पर आंसू होने के बावजूद वो अंदर से खुश होती है, इसीलिए पहली कहलाती है। लेकिन ऐसी पहली जिसे मोहब्बत के जरिए बूझा जा सकता है। इन दिनों मलका आबिर के लिए पहेली बनी हुई थी। आबिर को याद था कि शादी लॉन से रुखसत होते वक्त उसने कितने प्यार से कहा था कि क्या आप हमारे घर आना पसंद करेंगे। फिर उसकी ताईद चांदनी ने यह कहकर की थी कि हम बुलाएंगे और तुम्हें आना होगा। 10-15 दिन गुजरने के बावजूद उधर से बुलावा नहीं आया था। घर बुलाने की बात तो दूर, उसकी मलका से बात भी नहीं करवाई जा रही थी। बस दोनों बहनें शाइस्ता और फाखरा छाई हुई थी। मैसेज भेजे जा रहे थे, मोबाइल पर बात हो रही थी, लेकिन मलका को साथ पर्दों में छुपा रखा था। जब वो मलका से बात करने की बात करता तो बड़ी खुश अखलाकी का मुजाहरा किया जाता, लेकिन बात न कराई जाती। कोई ऐसा बहाना बना दिया जाता कि आबिर की जुबान पर ताला लग जाता। अब आबिर से सब्र नहीं हो रहा था। वो मलका को देखना चाहता था, उससे बात करना चाहता था। एक दिन जब इत्तफाक से मलका से मोबाइल पर बात हो गई तो आबिर ने बड़ी बेकरारी से कहा, मलका तुमसे बात होती है ना मुलाकात होती है, मैं क्या करूं? आबिर सब्र करें, मलका ने हंसते हुए कहा। वो नहीं जानता था कि इस वक्त मोबाइल का स्पीकर खुला हुआ है और उसकी आवाज चांदनी और शाइस्ता भी सुन रही हैं। मलका तुम हंस रही हो, मेरी जान पर बनी है, आबिर ने जज्बाती लहजे में कहा। अल्लाह न करे कि आपकी जान पर बने, बेशक मेरी जान पर बन जाए, मलका बड़ी लगावट से बोली। मैं हंस इसलिए रही हूँ कि इसके सिवा और क्या कर सकती हूँ। मलका इस वक्त क्या तुम्हारे पास कोई बैठा है? आबिर ने अपना शक रफा करना चाहा। नहीं मैं तन्हा हूँ, मलका ने चांदनी और शाइस्ता की तरफ देखते हुए कहा। शाइस्ता बाजी मुझे मोबाइल देकर वॉशरूम चली गई हैं। मलका क्या हम कहीं बाहर नहीं मिल सकते? आबिर की बेकरारी सर चढ़कर बोल रही थी। बाहर क्यों, हम घर पर ही मिलेंगे। अम्मी आज ही जिक्र कर रही थी कि आबिर को बुलाना है। वो क्या सोचता होगा कि कैसे लोग हैं? मलका के लहजे में यकीन था। नहीं मैं कुछ नहीं सोचता, तुम्हारे मुतालिक सोचने से फुर्सत मिले तो कुछ और सोचूं। आबिर एक बात बताएं, सच बताइएगा। ये कहकर मलका ने वक्फा लिया। हाँ पूछो, क्या पूछना है? जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ ना कहूंगा। आप बोलते बहुत अच्छा हैं, मलका ने हंस कर कहा। तुम क्यों पूछ रही थी? आबिर उसकी बात जानने के लिए बेकरार था। हाँ मैं ये पूछ रही थी कि
वो कहते कहते एकदम रुक गई। पता नहीं मुझे आपसे ये सवाल करने का हक भी है या नहीं। हक की बात ना करो, कहो तो अपने कत्ल का लाइसेंस तुम्हें दे दूं। आबिर ने जज्बाती अंदाज इख्तियार किया। कत्ल का लाइसेंस ना दें, बस इतना बता दें कि क्या आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है। ये कहते हुए मलका ने शाइस्ता की तरफ देखा। शाइस्ता ने उसे अंगूठा दिखाया, यानी वेरी गुड। हाँ, तुमने सही अंदाजा लगाया, मैं वाकई तुम पर मर मिटा हूँ। आबिर ने अपना दिल खोल दिया। मर मिटे मुझे जाने बगैर? मलका का लहजा मायने खेज था। अब क्या जानना, जैसी भी हो मेरी हो, आबिर बोला। अच्छा आबिर, फिर बात करूंगी, शाइस्ता बाजी आ गई है। मलका ने सरगोशी की। वो भी कुछ कहने ही वाला था कि शाइस्ता की आवाज सुनाई दी। जी आबिर भाई, हो गई मलका से बात? शाइस्ता उससे 4-5 साल बड़ी थी। जब वो उसे आबिर भाई कहती तो उसकी जान जल जाती थी, लेकिन वो कहता कुछ नहीं था। मलका से गुफ्तगू कराने की चाबी जो उसके हाथ में थी। जी शाइस्ता, आपका बहुत शुक्रिया, आबिर पुरतकल्लुफ लहजे में बोला। आबिर को शाइस्ता पर गुस्सा था। जब भी बात किसी मोड़ पर पहुंचने लगती तो वो वैम्प बनकर दरमियान में आ जाती। आज भी यही हुआ था। मलका बात करने पर आमादा थी, बात बढ़ने लगी थी कि वो दरमियान में टपक पड़ी और वो तिलमिला कर रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो मलका से अकेले कैसे मिले। मलका उसके दिलो दिमाग पर छाई हुई थी, उसकी आंखों में बसी हुई थी। वो घंटों उसके तसव्वुर में गुम रहता, खुद सवाल करता और खुद ही जवाब देता। नाज़रीन बेटे की बदलती कैफियत को बगौर देख रही थी। वो इस लाउबालीपन, बेनियाजी से पहले ही तंग थी कि अब इन चीजों में मजीद इजाफा हो गया था। आबिर हर वक्त खोया खोया सा रहने लगा था। पहले वो अपनी शक्ल सूरत और लिबास के मामले में खासा हसास था। वो अपने कपड़े इस्त्री करने में घंटों लगाता, कपड़े की एक एक शिकन निकालता। नाज़रीन चीखती रहती, बिजली खर्च हो रही है, इस्त्री जल्दी करो। पर क्या मजाल जो उसके कान पर जूं रेंग जाए। वॉशरूम में जाता तो घंटों शेव बनाने और नहाने धोने में लगा देता। नाज़रीन दरवाजा खटखटाती रहती, बेटा नाश्ता ठंडा हो रहा है, जल्दी आओ। अब ये हाल कि शेव बड़ा है तो बड़ा है, जो कपड़े पहन लिए सो पहन लिए। स्त्री तो दूर की बात, वो कई कई दिन कपड़े ना बदलता। एक शाम दोनों माँ बेटी ने उसे घेर लिया। वो आज 4 बजे सोकर उठा था और इस वक्त नाश्ते में मसरूफ था कि वो दोनों डाइनिंग टेबल पर दाएं बाएं कुर्सियां खींच कर बैठ गईं। आबिर, तुम कोई नशा वशा तो नहीं करने लगे? साइमा ने बिला तमीज गुफ्तगू शुरू की। आबिर ने नजरें उठाकर बहन को देखा और बोला, क्या हो गया आपी आपको? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, हम तुम्हारी हालत देखकर परेशान हैं। अब तुम 4-4 बजे सोकर उठने लगे हो। अपनी शक्ल देखो, अपने कपड़े देखो, तुम ऐसे तो ना थे। साइमा ने शिकवा भरी नजरों से उसे देखा। आबिर के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट उभरी। अभी वो कोई जवाब देने वाला था कि नाज़रीन बोल पड़ी, आबिर खुद को संभालो, हम सब परेशान हैं। तुम्हारे अब्बू सख्त गुस्से में हैं। अल्लाह ने तुम्हें नई जिंदगी दी है, तुम फिर जाने के चक्कर में पड़ गए। अम्मी मैं मर जाता तो अच्छा होता, आपकी जान छूट जाती और मैं भी सुकून पा जाता। आबिर के लहजे में यखरख तलखी दर आई। वो नाश्ता छोड़कर उठ गया और गुस्से में बाहर निकल गया। साइमा और नाज़रीन एक दूसरे का मुंह देखती रह गईं। ये इसे क्या हुआ? आबिर घर से निकलकर सीधा वकार के पास पहुंचा। वकार कहीं जाने की तैयारी में था। आबिर को देखकर उसने अपना इरादा मुलतवी कर दिया और उसे लेकर ड्राइंग रूम में आ बैठा। कहां से आ रहा है? वकार ने उसके हुलिये पर नजर डालकर कहा। घर से, आबिर ने सपाट लहजे में जवाब दिया। डांट खाकर निकला है? वकार ने पूछा। यार अम्मी और आपी मेरे पीछे लग गई हैं, तो नाश्ता छोड़कर निकल आया, आबिर ने बताया। हुआ क्या आखिर? वकार ने पूछा। छोड़ इन बातों को, मैं इस वक्त तेरे पास एक खास काम से आया हूँ। आबिर के लहजे में परेशानी थी। हाँ बोलो, वकार ने उसकी आंखों में झांका। क्या परेशानी है? क्या डॉक्टर नौशाद के घर का एड्रेस मिल सकता है? आबिर ने गैर मुतवक्का बात की। खैरियत, कोई बीमारी लाक हो गई तुझे? वकार ने मजाक किया। यार मैं मलका से मिलना चाहता हूँ, वो बड़ी गंभीरता से बोला। तुम मिले नहीं अभी तक? तुम तो कह रहे थे कि मलका ने तुम्हें घर आने की दावत दी है, वकार ने सवाल किया। यार उन लोगों का रवैया कुछ समझ में नहीं आ रहा, आबिर बोला। क्या कह रहे हैं, कुछ बताओ तो सही, वकार संजीदा हुआ। जवाब में आबिर ने हर बात तफसील से वकार के गोश गुजार कर दी। वकार सारी बात सुनकर बोला, मुझे ये फैमिली फ्रॉड लग रही है, जरा अब्बू से उनके बारे में पूछो, आबिर बोला। मैं उनसे पूछ चुका हूँ, अब बार बार पूछूंगा तो वो मशकूक हो जाएंगे, पूछेंगे कि मुझे डॉक्टर नौशाद से क्या काम है। अबे क्या तू मुझे मरवाएगा? वकार ने हंसकर कहा। अच्छा चल छोड़। आबिर मायूस होकर उठा। वकार कहता रह गया, बैठ तो सही, लेकिन वो रुका नहीं। उसके सर पर मलका सवार थी। वो चाहता था कि किसी तरह मलका के घर का पता मिल जाए तो वो घर के चक्कर लगाए। हो सकता है इस तरह वो उससे मिलने या देखने में कामयाब हो जाए। मायूसी जब हद से बढ़ी तो एक रात उम्मीद की किरण चमकी। वो मलका की याद में खोया हुआ था और मोबाइल उसके हाथ में दबा हुआ था।
वो कई बार मिस कॉल दे चुका था, लेकिन शाइस्ता की तरफ से जवाब नहीं आ रहा था। अचानक मोबाइल फोन में लर्जिश हुई। उसने फौरन रोशन स्क्रीन की तरफ देखा। शाइस्ता का नाम देखकर उसका दिल खिल उठा। हेलो, उसने बड़ी शीरी लहजे में कहा। खुदा का शुक्र है शाइस्ता, आपका फोन तो आया, मैं तो मिस कॉल दे देकर थक गया। जवाब में उधर से जो आवाज सुनाई थी, उसे सुनकर आबिर की सिट्टी गुम हो गई। उसने घबराकर घड़ी पर नजर डाली। रात के 12 बज रहे थे। मैं डॉक्टर नौशाद बोल रहा हूँ, ड्रामाई अंदाज में कहा गया। डॉक्टर नौशाद की आवाज खासी रोबदार थी। आबिर ने फोन पर पहली बार सुनी थी, इसलिए खासा परेशान कर गई थी। अंकल, आप कैसे हैं? आबिर ने अपना लहजा मजबूत करने की पूरी कोशिश की। भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया हुआ था, आज ही वापस आया हूँ। बस यूं समझो कि अभी आया हूँ। घर आकर सबसे पहले मैंने तुम्हारे बारे में पूछा। भाई, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, इन लोगों ने अभी तक तुम्हें खाने पर नहीं बुलाया। अब तुम ऐसा करो कि कल रात का खाना मेरे साथ खाओ। मैं तुम्हें घर का एड्रेस समझा देता हूँ, मैसेज भी कर दूंगा। डॉक्टर नौशाद ने आबिर को बोलने का मौका दिए बगैर घर का एड्रेस समझाया और आखिर में कहा, अच्छा आबिर साहब, कल रात मुलाकात होगी। जी, मैं हाजिर हो जाऊंगा, आपका बहुत शुक्रिया, आबिर ने ममनून लहजे में कहा। उधर से कोई जवाब न आया। लाइन कब की कट चुकी थी। आबिर ने मोबाइल की ऑफ होती हुई स्क्रीन को देखा, मुस्कुराया और सोचा कि डॉक्टर नौशाद आखिर क्या चीज है। शाम को जब खुशबू में बसा आबिर घर से निकलने लगा तो नाज़रीन का माथा ठनका। आज तो उसका अंदाज ही निराला था। निहायत साफ सुथरे इस्त्रीशुदा कपड़े, ताजा बनी हुई शेव, शक्ल पर 12 बजने के बजाय प्राइम टाइम। ये वो आबिर ही ना था। इससे कबल के नाज़रीन उससे कुछ पूछती। वो मुस्कुराता हुआ उनके पास आया और बोला, अम्मी, एक दोस्त के घर जा रहा हूँ, वहीं खाना खाऊंगा, हो सकता है वापसी में 1 बज जाए। जाओ, लेकिन जल्द आने की कोशिश करना, नाज़रीन ने कहा। जी अच्छा, आबिर निहायत फरमाबरदारी से बोला और घर से निकल गया। रात गहरी और अंधेरी थी। दूर गली में कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। किसी घर की दीवार पर बैठी बिल्लियां रो रही थीं। माई पंखी अपने उजाड़ घर के सहन में टहल रही थी। सहन में मुकम्मल तारीकी थी, लेकिन माई पंखी बड़े इत्मीनान से यहाँ से वहां तक टहल रही थी, जैसे सहन खूब रोशन हो। रात का 1 बजा था। माई पंखी के टहलने के अमल से जाहिर होता था कि उसे किसी का इंतजार है। अंजू, माई पंखी ने काले मुंह की सफेद बिल्ली को आवाज लगाई। बिल्ली सहन में पड़ी खुर्री चारपाई पर लेटी सो रही थी। माई पंखी की आवाज लगाते ही वो इस तरह चौंक कर उठी जैसे उसकी आवाज के इंतजार में हो। उसने चारपाई पर खड़े होकर एक भरपूर अंगड़ाई ली और कूदकर माई पंखी के पास पहुंचकर उसके कदमों से लिपट गई। ओ कर्मोजली, क्या मुझे गिराएगी? माई पंखी ने सफेद बिल्ली को डांटा। जवाब में बिल्ली उसके साथ साथ चलने लगी। माई पंखी बोली, अंजू, तू ऊपर छत पर चली जा और उस वक्त तक नीचे मत आना जब तक मैं तुझे आवाज न दूं। बिल्ली ने फौरन उसकी हिदायत पर अमल किया। पहले वो चारपाई पर चढ़ी, वहां से दीवार पर छलांग लगाई और दौड़ती हुई दीवार से नीचे छत पर उतर आई। बिल्ली के जाते ही किसी ने दरवाजा बजाया। अच्छा, आती हूँ। माई पंखी ने दरवाजे पर पहुंचकर पैर से पत्थर को सरकाया। पत्थर के सरकते ही किवाड़ खोलकर एक शख्स अंदर आया। उसने माई पंखी का सूखा हाथ पकड़कर चूमा, फिर आंखों से लगाया और बोला, रानी जी, मुझे देर तो नहीं हुई? तू पहला है, माई पंखी ने कहा। अभी कोई नहीं आया? मैं पहला हूँ, तो फिर मैं वक्त पर पहुंच गया, उस शख्स ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। टोपी डरामे, तेरा नाम क्या है? माई पंखी ने खुश्क लहजे में पूछा। मेरा नाम शक्कू हलवाई है रानी जी, आप मेरा नाम भी भूल गयी? शक्कू हलवाई ने परेशान होकर कहा। तू लड्डू बेचता बेचता इधर कहाँ निकला? माई पंखी ने उसके एहतजाज पर कोई तवज्जो न दी। रानी जी, मुझे बड़ा शौक है ये काम सीखने का, शक्कू हलवाई बोला। अच्छा चल, झाड़ू लगा, माई पंखी ने कहा। ठीक है रानी, जो आपका हुक्म, पर झाड़ू किधर है? शक्कू हलवाई ने अंधेरे में इधर उधर देखते हुए कहा। अंधे उधर देख कोने में, माई पंखी ने डांटा तो उसकी आंखें खुल गईं। कोने में खड़ी झाड़ू से साफ नजर आने लगी। तेजी से आगे बढ़कर उसने झाड़ू उठा ली और जल्दी जल्दी सहन में झाड़ू लगाने लगा। माई पंखी चारपाई पर बैठ गई। तारीख रात, सहन में घोर अंधेरा और उसमें दी जाने वाली झाड़ू की खुसखुस अजीब फजा थी इस वक्त घर की। अभी झाड़ू दी जा रही थी कि एक और शख्स घर के खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। एक नारा मस्ताना लगाया, रानी जी की जय। ओ घोरूमल, चल छिड़काव कर जल्दी। माई पंखी ने उसे देखते ही हुक्म सादिर कर दिया। घोरूमल तेज से चलता माई पंखी के पास पहुंचा, उसके पांव छुए और फिर नलके की तरफ बढ़ा। उसने पूरा नलका खोलकर बाल्टी में पानी भरा। इतनी देर में शक्कू हलवाई ने अपनी झाड़ू मुकम्मल कर ली। उसने झाड़ू जहां से उठाई थी वहां रखी
और चारपाई के एक पाए के साथ बैठ गया। गोरुमल ने अभी डोंगे से सहन में छिड़काव शुरू किया था कि सहन में छन छन की आवाज आई। रिंकल आ गई, माई पंखी ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। रिंकल पाँव में बंधे घुंघरू छमकाती हुई अंदर आई। वो काले कपड़ों में मलबूस थी। सहन में अंधेरा होने के बावजूद वो इत्मीनान से चलती हुई माई पंखी के पास पहुंची। उसने माई पंखी के घुटनों को हाथ लगाया और खामोशी से चारपाई की पायंती पर बैठ गई। रिंकल के आते ही गोरुमल ने छिड़काव रोक दिया था। उसके चारपाई पर बैठते ही फिर से अपना काम शुरू कर दिया। पूरा सहन गीला करने के बाद गोरुमल शक्कू हलवाई के बराबर ईंटों के फर्श पर बैठ गया। उसने जमीन के गीले होने की भी परवाह न की। रिंकल, माई पंखी मुखातिब हुई तो रिंकल ने उसकी तरफ आंखें उठाई, बोली कुछ नहीं। जा रसोई में जाकर जल मसान देख ले, मैंने चढ़ा तो दिया था, माई पंखी ने हिदायत दी। रिंकल एक लफ्ज बोले बगैर बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। चूल्हे पर मिट्टी की हंडिया चढ़ी थी। आग रोशन थी। लकड़ियों से निकलने वाले शोले हंडिया को ऊपर तक अपनी लपेट में लिए हुए थे। रिंकल ने लकड़ियां बाहर खींचकर आग पर काबू किया। कपड़े से पकड़कर हंडिया पर रखे ढक्कन को उठाया। ढक्कन को उठाते ही बदबू का शदीद भपका बरामद हुआ। रिंकल ने गहरे सांस लेकर उसे खुशबू की तरह अपने अंदर उतारा और वहीं से बोली, रानी जी जल पक गया, फिर आग बुझा दे। माई पंखी ने जवाब दिया और मुड़कर गोरुमल को देखा और उससे मुखातिब हुई, गोरू वो तेरी लगी सगी नहीं आई? रानी जी सुरीली की बात कर रही हैं? गोरुमल ने बड़े इत्मीनान से पूछा। हाँ, माई पंखी ने जवाब दिया। वो मेरी सगी लगी कब है? बतेरा कोशिश करता हूँ पर वो घास ही नहीं डालती। गोरुमल की लहजे में बड़ी हसरत थी। रानी जी आप कुछ कर देना। गोरू बहुत हाई पावर की औरत है, वो तेरी बस की नहीं, माई पंखी ने हंस कर कहा। इससे कबल के घोरू को जवाब देता सुरीली अंदर दाखिल हुई। सुरीली का असल नाम अजरा डेविड था। उसकी आवाज बहुत अच्छी थी, इसलिए माई पंखी उसे सुरीली कहती थी। रानी जी गुड नाइट, अजरा ने बुलंद आवाज में सलाम किया और माई पंखी के घुटनों को हाथ लगाकर रिंकल के पास बैठ गई। सुरीली आज कुछ सुनाएगी? माई पंखी ने पूछा। रानी जी आप जो कहेंगी सुना दूंगी, अजरा डेविड ने सादतमंदी से जवाब दिया। अच्छा अभी जरा हाजिरी पूरी हो जाए फिर बताती हूँ क्या सुनाना है, माई पंखी ने कहा। माई पंखी ने इस पार्टी में शरीक होने वालों के अजीब और गरीब नाम रखे हुए थे। ये मजलिस हर माह अमावस की रात को मुनक्कद होती थी। यहाँ आने वाले ज्यादातर काले जादू के माहिर थे। ये हर माह यहाँ आकर अपने अपने तजुर्बात बयान करते, माई पंखी से रहनुमाई हासिल करते। उनमें कुछ लोग नए खिलाड़ी भी होते थे। माई पंखी उनकी उंगली पकड़कर स्याह रास्ते पर चलना सिखाती। यहाँ आने वालों में एक जोड़ा शामिल था। नाम तो उनका रेहाना और शाहिद था, लेकिन माई पंखी ने उनका नाम गिल्ली डंडा रखा हुआ था। रेहाना लंबे कद की थी जबकि शाहिद छोटे कद का था। उन दोनों ने लोगों के मसाइल के हल के लिए एक आस्ताना बना रखा था जहाँ वो बैठकर मजबूरन इंसानों को लूटते थे। माई पंखी नीली नामी ख्वाजा सरा को आई हुई कहती थी। उसके बारे में माई पंखी की राय थी कि अगर वो इसी तरह इस्तकामत से शैतानी अमल सीखता रहा तो बड़े बड़ों को पीछे छोड़ जाएगा। अब लोग तेजी से आ रहे थे। गिल्ली डंडा आई हुई, अंधेरी रात, छम्मक छल्लो और न जाने कौन कौन। यहाँ आने वालों पर कोई पाबंदी न थी। पुराने लोगों के साथ नए लोग भी आ जाते थे। देखते ही देखते मकरू चेहरों से पूरा सहन भर गया। माई पंखी ने दरवाजा बंद करने का हुक्म दिया। गोरुमल उठा। उसने दरवाजा बंद करके पत्थर लगा दिया और अपनी जगह पर आकर बैठ गया। माई पंखी के इशारे पर रिंकल उठी। उसने डोंगे में जल मसान भरा और अजरा डेविड के हाथ में दे दिया। अजरा ने वहां मौजूद हर शख्स को एक एक घूंट पिलाना शुरू किया। इस बदबूदार मशरूब को जो भी पीता उसके अंदर का शैतान जाग कर उठ बैठता। जल मसान के बाद एक एक करके अपने मसाइल, अपनी मुश्किलात उन पुख्ता का शैतानों ने बयान करना शुरू की। माई पंखी ने हर एक को अपनी हिदायत और माहिराना मशवरों से नवाजा। अभी ये शैतानी मजलिस इख्तिताम पजीर होने वाला था कि किसी ने बड़े जोर से दरवाजा खटखटाया। माई पंखी ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। यह अजब अंदाज की दस्तक थी। गली में शोर भी सुनाई दे रहा था। भाग दौड़ सी मची हुई थी। माई पंखी अभी अंदाजा ही लगा रही थी कि बाहर कौन लोग हैं। इतने में आवाज आई, पुलिस आई है, दरवाजा खोलो। पुलिस? माई पंखी ने हैरत से दोहराया। उसके वहमो गुमान में भी ना था कि पुलिस उसके दरवाजे पर भी आ सकती है। रानी जी पुलिस यहाँ क्या करने आई है? रिंकल और अजरा डेविड उसके करीब से मटाई। माई पंखी इस बात का जवाब देने के बजाय किसी कमांडर की तरह एक्शन में आ गई। उसने छत पर मौजूद अंजू की तरफ तवज्जो की और बगैर होंठ हिलाए हुक्म दिया, अंजू इसे रोको। अंजू ये हुक्म सुनते ही फौरन खड़ी हो गई। उसने छत से दीवार की मुंडेर पर छलांग लगाई और वहां से दकंदे भरती दरवाजे की दीवार पर आई और पुलिस वालों पर छलांग लगा दी।
जो दरवाजे पर खड़े किवाड़ खोलने की कोशिश में थे। अंजू ने चश्मोददन में एक के मुंह पर पंजा मारा, दूसरे की गर्दन पर खरोंचा लगाया। दोनों पुलिस वाले घबरा कर पीछे हटे। इस नागयानी आफत ने उन्हें बौला कर रख दिया। वो पीछे खड़े सिपाहियों पर गिरे तो सब इंस्पेक्टर दिलदार बख्श ने उन पर टॉर्च डाली और गुस्से में पूछा, ओए क्या हुआ? साहब जी, किसी चीज ने पंजा मारा है, एक सिपाही ने कहा। सब इंस्पेक्टर दिलदार बख्श ने जब टॉर्च की रोशनी में दोनों के चेहरों का मुआयना किया तो दोनों को जख्मी पाया। एक की गर्दन से कान तक खून छलक रहा था तो दूसरे के गाल पर खून की लकीरें मौजूद थी। अंजू अपना काम करके जा चुकी थी। ओए तोड़ दरवाजा, दिलदार बख्श ने हुक्म दिया। माई पंखी को तो बस इतनी ही मोहलत दरकार थी। जब उसने दरवाजे को बुरी तरह हिलते हुए देखा तो वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। इससे कबल कि वो दरवाजा खोलती पत्थर सरक चुका था। एक किवाड़ खुलते ही पुलिस वाले सैलाब के रेले की तरह अंदर आ गए। दरवाजे के सामने माई पंखी किसी मुजस्मे की तरह खड़ी थी। गुप्त अंधेरे में माई पंखी के चेहरे पर रोशनी पड़ी तो चंद लम्हों के लिए दिलदार की समझ में नहीं आया कि उसके सामने कौन खड़ा है। काले लिबास में माई पंखी अंधेरे का हिस्सा थी। फिर उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो सामने वाले को खौफ में मुब्तला कर देती थी। ओए रबनवाज, देख कोई जाने न पाए, दिलदार ने चिल्लाकर कहा। सर जी आप फिक्र ना करें। रबनवाज अपने चेहरे पर होती जलन की परवाह न करते हुए आगे बढ़ा और दिलदार बख्श माई पंखी का जायजा लेने लगा। यह मकान ही कितना बड़ा था। 2-4 मिनट के बाद रबनवाज पूरे मकान की तलाशी लेकर आ गया और बोला, सर जी घर में तो चिड़िया का बच्चा भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? दिलदार बख्श ने माई पंखी के चेहरे पर टॉर्च डालते हुए कहा। ओ काली माई, किधर गए जुआरी? हमें पता चला है कि तू जुए का अड्डा चलाती है। ओ काका, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। तू जरा मेरी उम्र देख और अपना इल्जाम देख, माई पंखी ने बड़ी बुर्दबारी से कहा। अच्छा? दिलदार बख्श ने एक मर्तबा फिर उसका ऊपर से नीचे तक जायजा लिया। उसने बड़े मुजरिम देखे थे लेकिन माई पंखी उसके गले से नहीं उतर रही थी। वो रबनवाज से मुखातिब हुआ, तू जरा इस काली माई का ध्यान रख, मैं खुद घर का जायजा लेता हूँ। दिलदार बख्श ने घर का चप्पा चप्पा देख डाला लेकिन घर में बंदा बशर तो दूर की बात, कोई मशकूक चीज भी न मिली। रबनवाज, तुम्हारी रिपोर्ट कच्ची निकली। दिलदार बख्श ने माई पंखी के सामने खड़े अपने मातहत रबनवाज से मुखातिब होकर कहा। सर जी मेरी रिपोर्ट पक्की थी, रबनवाज ने पूरे एतमाद से कहा। यहाँ मशकूक लोगों का आना जाना है। चलो फिर उठाओ इस माई को, थाने ले चलो। दिलदार बख्श हुक्म देता हुआ बाहर निकल गया। चल माई मेरे साथ, रबनवाज बोला। मेरा कसूर क्या है? माई पंखी ने पूछा। अपना कसूर तो खुद ही बताएगी। पता नहीं तुझे बुढ़ापे में क्या सूझी है? रबनवाज ने उसकी कलाई पकड़ी और खींचता हुआ बाहर ले चला। काका मेरा हाथ छोड़ दे, माई पंखी ने कहा। देख मेरी बात सुन। माई अब तेरी बात थाने चलकर सुनूंगा। रबनवाज उसकी कलाई पकड़े दरवाजे तक ले आया। 1 मिनट मेरी बात सुन ले। माई पंखी ने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की। चल बोल, कुछ पैसे वैसे की पेशकश करना चाहती है तू? रबनवाज हंसकर बोला। नहीं, मैं तुझे एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ जिसे सुनकर तेरी सेट्टी गुम हो जाएगी। तेरी रिपोर्ट तो कच्ची निकली, अब तू मुझसे अपने बारे में पक्की रिपोर्ट सुन। माई पंखी ने ये बात कुछ इस अंदाज में कही कि दिलदार बख्श गाड़ी में बैठता बैठता रुक गया, वापस पलट आया। है माई, तू तो पुलिस वालों की भी बाप निकली। रबनवाज जरा इसकी रिपोर्ट तो सुन, अगर पक्की निकले तो इसे अपनी मुखबिर बना लेना। दिलदार बख्श तफरी मूड में आ गया। ठीक है सर जी, रबनवाज ने कहा। फिर माई पंखी से मुखातिब हुआ। चल माई अपनी रिपोर्ट पेश कर। पहले मेरा हाथ छोड़, माई पंखी ने कहा। ये ले। रबनवाज ने उसका हाथ छोड़ दिया। भागने की कोशिश मत करना। मैं बुढ़िया कहाँ भागूंगी, ये मेरे भागने की उम्र है क्या? माई पंखी बोली। अच्छा माई, हमारा वक्त जाया ना कर, जो बोलना है जल्दी बोल। दिलदार बख्श ने मदाखलत की। तुम्हारी 2 बीवियां हैं? माई पंखी ने रबनवाज से पूछा। हाँ है, तो इस बारे में सारी दुनिया जानती है, रबनवाज ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा। काका क्या तू अपनी छोटी बीवी के बारे में कुछ जानता है? हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरी बीवी है वो, रबनवाज ने किसी कदर तलखी से कहा। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या कहना चाह रही है। तेरी छोटी बीवी के बारे में मैं जो कुछ जानती हूँ क्या वो इन सबके सामने बता दूं या अकेले में सुनेगा? माई पंखी ने सवाल किया। ना ऐसी क्या बात है, तू सबके सामने बोल, रबनवाज ने मुत्तफिकराना लहजे में जवाब दिया। काका फिर सुन, तेरी बीवी का नाम तबस्सुम है। तूने उसे धर्मपुरे में रखा हुआ है। शादी को 1 साल हुआ है। वो तन्हा रहती है। शादी की है तो उसके साथ रहे। वो तन्हाई उसके लिए जहर है। उसके अंदर आग भरी है। बाज औरतें सिर्फ शरीर होती हैं, जिस्म होती हैं।
हर वक्त शोलों में घिरी रहती है काका। एक पूरा फायर ब्रिगेड भी उनकी आग नहीं बुझा सकता। जा जाकर देख इस वक्त क्या कर रही है। अब क्या पड़ोस में रहने वाले उस लड़के का नाम भी बताना पड़ेगा? चल बता देती हूँ, फैयाज है उसका नाम। माई पंखी इतना कहकर खामोश हो गई। उसके इस इंकशाफ ने एएसआई रबनवाज के तन बदन में आग लगा दी। इतने लोगों के सामने उसकी सख्त तौहीन हुई थी। वो भिन्ना कर बोला, सर जी आप इस बुढ़िया को लेकर थाने चलें, मैं जरा घर का चक्कर लगा कर आता हूँ। अगर इसकी रिपोर्ट कच्ची निकली तो फिर मैं थाने आकर इसका गला दबाऊंगा। ओए रबनवाज, तुम किस चक्कर में आ रहे हो? ये बुढ़िया मुझे एक नंबर की चलत्तर लगती है। दिलदार बख्श ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझा नहीं, समझ भी नहीं सकता था। माई पंखी ने जो बातें की थी वो 100% सही थी। बस अब उसकी आखिरी बात की तस्दीक बाकी थी, लिहाजा वो रुका नहीं। उसने मोटरसाइकिल दबाई और तफ्तीश पर निकल गया। चल भाई, दिलदार बख्श ने रबनवाज के जाने के बाद कहा, तूने खुद को मुश्किल में डाल लिया है। माई पंखी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से उसके साथ चल दी। दिलदार बख्श को उस बुढ़िया ने मखमसे में डाल रखा था। रबनवाज की रिपोर्ट के मुताबिक माई पंखी के घर में 20-25 आदमी मौजूद होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ से चिड़िया का बच्चा भी बरामद नहीं हुआ था। अगर वो उस घर में मौजूद थे तो वो कहाँ गायब हो गए, या फिर रिपोर्ट गलत थी। लेकिन रबनवाज अपनी रिपोर्ट पर मुसिर था कि पक्की है। थाने पहुंचकर दिलदार बख्श ने उसे 2 सिपाहियों की तहवील में दिया कि वो उसे कमरे में बिठाएं और निगरानी रखें। फिर वो अपने काम निपटाकर उस कमरे में आया जहां माई पंखी बैठी थी। कमरे की रोशनी में दिलदार ने माई पंखी को ऊपर से नीचे तक बगौर देखा। माई पंखी के चेहरे पर उसे कोई घबराहट या परेशानी नजर नहीं आई। वो उससे कोई सवाल करने वाला था कि माई पंखी ने पहल कर दी। वो बोली, काका तू मुझे यहाँ क्यों लाया है? हमें तेरे खिलाफ रिपोर्ट मिली थी। मैं तुझे बता चुका हूँ, तेरे घर में मशकूक लोगों का आना जाना है। इस वक्त भी आदमी की मौजूदगी की मुखबरी हुई थी। क्या वो लोग हमारे आने से पहले जा चुके थे? क्या तुझे पुलिस की आमद की इत्तला हो गई थी? दिलदार बख्श ने सवाल किया। काका तेरे लोगों ने खुद तूने मेरा घर पूरा छान मारा। मेरे घर में कोई होता तो मिलता ना। माई पंखी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, माई तो इस तरह नहीं उगलेगी। रबनवाज आ जाए जरा, फिर तुझे सीधा करता हूँ। दिलदार गुस्से से बोला, हाँ कर ले इंतजार, में बैठी हूँ। जब वो आएगा तो तू मुझे छोड़ने और उसे हथकड़ी डालने पर मजबूर हो जाएगा। माई पंखी ने पूरे यकीन से कहा। दिलदार ने उसे सख्त नजरों से देखा। ज्यादा बकवास ना कर, मुझे तू कोई पागल औरत मालूम होती है। रबनवाज ने खामखा मेरा वक्त जाया किया। ये कहकर वो खड़ा हो गया। फिर उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि बुढ़िया को लॉकअप में डाल दो, और खुद अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसे शिद्दत से रबनवाज का इंतजार था। 4 बजे के करीब रबनवाज थाने की हुदूद में दाखिल हुआ। उसने मोटरसाइकिल दीवार के साथ खड़ी की और फिर मरे कदमों से चलता दिलदार बख्श के कमरे में दाखिल हुआ। हाँ रबनवाज, क्या हुआ? दिलदार ने बेकरार होकर पूछा। बहुत कुछ हो गया सर जी, रबनवाज ने इंतहाई दुख से कहा। क्या मतलब? तेरी तबीयत तो ठीक है? रबनवाज ने कंधे से रिवॉल्वर उतारा, कमर से अपनी पेटी निकाली। पेटी और रिवॉल्वर उसने दिलदार बख्श की मेज पर रखा और बोला, खेल खत्म हो गया। वो माई बिल्कुल सच्ची निकली, बड़ी पक्की रिपोर्ट दी उसने। हुआ क्या? कुछ बोल तो। दिलदार बख्श परेशान होकर बोला, सर जी मैं दोनों को मार आया हूँ। रबनवाज ने शिद्दत गम से कहा, आप मुझे गिरफ्तार कर लें, हथकड़ियां डाल दें मेरे हाथों में। मैंने एक नहीं 2 खून किए। सर जी मेरी बीवी बेवफा निकली। मैं जब घर में कूदा तो वो दोनों बेखबर सो रहे थे। मैंने सोते में ही दोनों को गोली मार दी। ये तूने क्या किया रबनवाज? क्या तू नहीं जानता कि फांसी चढ़ जाएगा? जानता हूँ सर जी, अच्छी तरह जानता हूँ, पर क्या करूँ? उन्हें देखते ही मेरे दिमाग में आग लग गई। मेरी बीवी पड़ोस के लड़के फैयाज की गर्दन में बाहें डाले सो रही थी। सर जी वो दोनों बेलिबास थे सर जी, मैं इन्हें कैसे न गोली मारता। रबनवाज गुस्से से कांप रहा था। रबनवाज तूने वारदात कर दी थी तो पलटकर यहाँ नहीं आना चाहिए था। अपनी पेटी और रिवॉल्वर उठा और जा निकल जा। दिलदार बख्श ने मशवरा दिया। आपका शुक्रिया सर जी, रबनवाज एहसानमंदी से बोला, पर मैं भागूंगा नहीं, चाहे मुझे फांसी हो या उम्र कैद। उस बुढ़िया का क्या करूं? उसकी एक एक बात सच निकली। उसने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं तुम्हें हथकड़ियां लगाने और उसे छोड़ने पर मजबूर हो जाऊंगा। दिलदार बख्श ने बताया, सर जी उसे छोड़ दें, वो तो कोई बहुत पहुंची हुई चीज मालूम होती है। मेरी समझ में अभी तक ये बात नहीं आई कि उसके घर में मौजूद आदमी कहाँ गायब हो गए, या फिर तुम्हारे मुखबिर की इत्तला गलत थी। दिलदार बख्श की सुई गायब होने वाले आदमी पर अटकी हुई थी। इत्तला तो ठीक थी, रबनवाज बोला। तो फिर उस बुढ़िया को 2-3 दिन हवालात में रखते हैं और दिन की रोशनी में घर का जायजा लेते हैं। मुझे लगता है उसके घर में खुफिया रास्ता है। हमारे वहां पहुंचते ही उसने खुफिया रास्ते से उन्हें बाहर कर दिया। दिलदार बख्श ने कहा, मेरी माने तो उसे छोड़ दें, एक मर्तबा फिर उसकी निगरानी कराएं, सही रिपोर्ट पर छापा मारें। रबनवाज ने उसे समझाने की कोशिश की। वो बुढ़िया मुझे खतरनाक लगती है, उसके पास जरूर कोई काला इल्म है। उसने मेरे बारे में जो बताया सच बताया। नहीं रबनवाज, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा।
मैं देखता हूँ उस जादूगरनी को, दिलदार बख्श ने फैसला कुन अंदाज में कहा। लेकिन दिलदार बख्श अपने फैसले पर कायम न रह सका। सुबह होने तक थाने में ऐसे हंगामी हालात पैदा हो गए कि किसी की समझ में न आया कि यह आखिर हुआ क्या है। माई पंखी हवालात में बंद थी। इस वक्त उसके अलावा कोई और अंदर न था। माई पंखी फर्श पर लेटी हुई थी। उसने अपना एक हाथ आंखों पर रखा हुआ था। बाहर एक सिपाही पहरे पर था। उजाला फैलते ही कौओं के चीखने की आवाजें आने लगी। फिर 2-3 कौए काएं काएं करते राहदारी में आए और उड़ते हुए कमरे हवालात में दाखिल हो गए जहां माई पंखी बंद थी। अभी 5-7 मिनट गुजरे होंगे कि पूरा लॉकअप कौओं से भर गया। माई पंखी आंखों पर हाथ रखे आराम से लेटी थी, जबकि कई कौए उसके ऊपर भी मौजूद थे। सिपाही परेशान होकर दिलदार बख्श के कमरे में पहुंचा और घबरा कर बोला, सर जी, हवालात में बेशुमार कौए भरे हुए हैं और वो बुढ़िया आराम से लेटी है, पता नहीं कहीं मर तो नहीं गई। दिलदार बख्श सिपाही के साथ बाहर निकला तो थाने की फजा ही बदल चुकी थी। पूरे थाने में कौवे भरे हुए थे और उनकी काएं काएं के अलावा कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। दिलदार बख्श सर पर हाथ रखे खुद को बचाता लॉकअप तक आया। माई पंखी बड़े आराम से अभी तक आंखों पर हाथ रखे लेटी थी। कौवे उसके पूरे बदन पर कूदते फिर रहे थे। ओए, ये मर तो नहीं गई? दिलदार बख्श ने माई पंखी पर नजर डालते हुए कहा। ताला खोल। सिपाही ने हवालात का ताला खोला और दरवाजा खुलते ही कौओं ने चीख चीख कर पूरे थाने को सर पर उठा लिया। वो इधर से उधर उड़ते फिर रहे थे। दिलदार बख्श हाथ में मौजूद रोल घुमाता हुआ अंदर पहुंचा और चीख कर बोला, ओ माई उठ। माई पंखी ने अचानक अपनी आंखों से हाथ हटाया और इस तरह उठकर बैठ गई जैसे वो उसकी आमद की मुंतजर थी। उसने अपनी सुर्ख आंखों से दिलदार बख्श को देखा और उठकर खड़ी हो गई। ये क्या मुसीबत है? ये कौवे कहां से आ गए? दिलदार बख्श चीख कर बोला। काका, मुझे क्या मालूम, तू इनसे पूछ ले। माई पंखी ने हवालात के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, क्या अब मैं जाऊं? हाँ भाई, तू जा, लेकिन पहले इनसे हमें निजात दिला। दिलदार बख्श ने कौओं से अपना बचाव करते हुए कहा। अच्छा। माई पंखी ने राहदारी में खड़े होकर ऊपर की तरफ देखा और बोली, बस बग्गा, इन्हें ले जा। माई पंखी के इतने कहने के बाद मुश्किल से 2-3 मिनट लगे होंगे कि थाने की फजा यकदम साफ हो गई। वहाँ कोई कौवा रहा न कोई कौवे का बच्चा। कौवों के फजा में मुअद्दम होने के बाद दिलदार बख्श ने गहरा सांस लिया। माई पंखी को गहरी नजर से देखा और बोला, तू कोई जादूगरनी है क्या? तूने फिर इल्जाम लगाया मुझ पर? माई पंखी ने उसे खशमगी निगाहों से देखा। चल, मुझे घर छोड़ा। दिलदार बख्श अंदर से इतना खौफजदा हो गया कि अब उसमें इतनी हिम्मत ना थी कि उसे रोक लेता। वो बानफ्से नफीस उसे उसके घर छोड़कर गया और ऐसा पहली बार हुआ था कि पुलिस ने किसी मुलजिम को बाइज्जत तरीके से घर पहुंचाया हो। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। माई पंखी पुलिस वैन से उतरी तो गली के लोगों ने हैरत से देखा, लेकिन किसी ने हिम्मत ना थी कि वो इससे कोई सवाल करता। सब इंस्पेक्टर दिलदार बख्श उसके साथ घर के अंदर आया। पूरे सहन में नीम की जर्द पत्तियां बिखरी हुई थी। नीम के दरख्त पर बैठे कौवे काएं काएं कर रहे थे। कौवों की आवाज सुनकर दिलदार बख्श की आंखों के सामने थाने का मंजर घूम गया। उसने घबरा कर माई पंखी की तरफ देखा। वो पूरी इत्मीनान से सहन में पड़ी चारपाई पर बैठ चुकी थी। उसके चेहरे पर किसी किस्म का कोई तासुर न था। उसे इस बात का एहसास भी न था कि उसके साथ दिलदार बख्श आया है और वो पुरतजस्सुस नजरों से सहन का जायजा ले रहा है। फिर उसने एक नजर बावर्ची खाने में झांका। बावर्ची खाने के मुकाबिल आखिरी सिरे पर बने गुसल खाने और बैतुल खला को भी अंदर से देखा। फिर वो अंदर चला गया, कमरों का अच्छी तरह जायजा लिया। बिलाखिर वो इसी नतीजे पर पहुंचा कि इस घर में बाहर जाने का एक ही रास्ता है। अभी उसका जहन इस गुत्थी को सुलझाने में मुनहमिक था कि छापे के वक्त उस घर में 20 से 25 मर्द औरतें मौजूद थीं। वो आखिर किस रास्ते से फरार हुए, ये बात उसके दिमाग में किसी कील की तरह गड़ गई थी। काका, तू कुछ परेशान है? माई पंखी ने उसके चेहरे पर नजर गाड़ कर कहा। माई, अगर ये बात मुझे बता दे कि इस घर में मौजूद बंदे बंदियां किस तरह बाहर गए तो मैं तुझे भूल जाऊंगा। दिलदार बख्श ने मफाहमाना अंदाज में कहा। बता दूंगी काका, परेशान क्यों होता है? तू मुझे भूल जाना चाहता है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तू मुझे भूले। आते जाते रहना। माई पंखी चारपाई से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। दिलदार बख्श को ये बात समझने में देर न लगी कि वो क्या चाहती है। वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा और बाहर निकलते हुए बोला, माई, मैं फिर आऊंगा। माई पंखी ने कोई जवाब न दिया। अपनी चमकीली आंखों से उसे एक नजर देखा और दोनों किवाड़ बनकर के पत्थर लगा दिया। दरवाजे से पलटते ही एकदम उसे भूख का एहसास हुआ। वो मिट्टी की हंडिया उठाकर बाहर लाई। नलके के नीचे रखकर उसने महज पानी से खंगाला, फिर उसमें पानी भरा, बावर्ची खाने में पहुंचकर चूल्हे पर रखा। कुछ डब्बों से उसने थोड़ी थोड़ी कई चीजें निकालकर हंडिया में डाली और चूल्हा जला दिया और पेड़ी पर बैठ गई। अंजू, उसने पेड़ी पर बैठे बैठे आवाज लगाई। वो चाहती थी कि अंजू जल्द कौवा पकड़ कर लाए।
اس کی بھوک آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ کچھ لمحے انتظار کرنے کے بعد اس نے پھر آواز لگائی، انجو، لیکن انجو نہیں آئی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ مائی پنکھی نے اسے آواز دی ہو اور وہ فوراً اس کے سامنے نہ آئی ہو۔ مائی پنکھی گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، وہ باورچی خانے سے باہر آئی اور اس نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے زور سے آواز دی، انجو۔ انجو گھر میں ہوتی تو آتی۔